बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साद बट, मेरे साथ हैं आमिर शहजाद राजा। और आज हम PSL के दूसरे मैच के बारे में रिव्यू कर रहे हैं, जो कि था लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। तो जैसा कि आपको पता है कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले पारी रहते हुए 140 किया, जो कि बड़ा एक पार स्कोर से भी नीचे स्कोर था, और लाहौर कलंदर ने 18.3 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पे बड़ी आसानी से वो पूरा कर लिया। थोड़ा सा इन्होंने फंसा लिया, लाहौर कलंदर ने खुद ही विकेटें थोड़ी एंड पे दे के, अदरवाइज वो बड़ा इजी मैच था। बाकी जो टॉप स्कोरर रहे वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से रवि बुबारा ने 50 की, और जो शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें ली, और उधर से लाहौर कलंदर की तरफ से सबसे ज़्यादा स्कोर हफीज़, जो कि अपनी ज़िंदगी की बेस्ट फॉर्म में है, 33 नॉट आउट किया। बॉलिंग में कोई ख़ास ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आया पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, बॉलर ही पूरे थे। बॉलर बस ऐसी ही रही। तो राजा जी क्या कहते हैं कि लाहौर कलंदर, जो कि हमें पता है कि अच्छा स्टार्ट नहीं करती PSL, इस मरतबा काफ़ी भरपूर और बड़ी जिसे कहते हैं कॉम्पैक्ट टीम पहले मैच में खिलाई है, ये क्या इसकी वजह है कि पिछला जो ये फाइनल तक पहुंचे थे उसका एक इनको कॉन्फिडेंस था, उसका मोमेंटम था। हाँ जी, उसी मोमेंटम को इन्होंने कैरी किया हुआ है। और मुझे जो इनका कैप्टन है ना सुहेल अख्तर गो, के उसका अभी मेरा ख्याल है इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन वो बंदे को कप्तानी की समझ है। अच्छा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के वो बंदा ओपनर आया है, और बैटिंग ऑर्डर उसने बड़ा ज़बरदस्त चलाया है, जिसमें स्पेशली मोहम्मद हफीज़, जो कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में जो नंबर है उसको मेंटेन रखा। वो पिवट है ना, बिल्कुल नंबर 4 जो हैसियत होती है T20 के अंदर, पिवट है। आपने ऊपर के मोमेंटम को भी कैरी करना है, और एंड तक जो है अगर आपने तेज करना है तो आपने तेज करना है, क्योंकि आपको पता है मोहम्मद हफीज़ जो है वो फास्ट और स्पिन बॉलिंग को दोनों को बहुत अच्छा खेलते हैं। शाहीन अफरीदी की बात करेंगे, क्योंकि मैच मेरे ख्याल से उन्होंने बना दिया था, मैन ऑफ द मैच भी शायद शाहीन अफरीदी रहे हैं। जी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की कि मैच उन्होंने बना दिया था। पहले गेंद पे ही इमामुल हक को आउट कर दिया, पिच भी बड़ी सपोर्टिंग थी, बड़ा प्यारा बाउंस था, ग्रास भी थी, गेंद जो है वो बड़ा अच्छा बॉलर जो जान मारे थे गुल्डन पे, अच्छी उनको मेरा ख्याल है जो हमें पिछले यानी 3 4 5 सालों में जो हमारी पेस में जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा जो बॉलर मिला है वो शहनशाह अफरीदी हैं। तो आज भी उन्होंने हस्बे मामूल अच्छी बॉलिंग की है। गो के पहले बॉल पे वो इमाम ने, मेरा ख्याल है वो काफ़ी अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने गैर जरूरी बाहर जाके कैजुअल गया, वो कवर में खेलने गया, वो सीधा खेलने जाता तो गेम मुश्किल बाल था, एक्स्ट्रा बाउंस था उसमें, तो ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो हैदर अली है हमारे इंटरनेशनल में भी पाकिस्तान की टीम की तरफ से वन डाउन आते हैं, तो ये ज़ल्मी उनको वन डाउन क्यों नहीं भेजा उनको? इसमें ये मुझे जब मैंने भी देखा कि शुएब मलिक बैटिंग में अंदर आए तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, हैरत हुई कि हैदर अली इनके कंटिन्यूसली वो करते आ रहे हैं, वन डाउन में बैटिंग करते आ रहे हैं, इंटरनेशनल में भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शुएब मलिक जो थे ना, इनको आना चाहिए था नीचे, क्योंकि अगर आप कलंदर्स की जो है अपनी बॉलिंग देखें तो उसमें राशिद खान जैसा बहुत बड़ा नाम और नंबर 1 स्पिनर वो हैं, और इनकी मतलब कि फास्ट बॉलिंग भी अच्छी थी। तो मेरा ख्याल है शुएब मलिक को या चौथे या 5वें नंबर पे अपना जो उनका इंटरनेशनल में भी वही नंबर है आना चाहिए, ताकि वो दोनों को कैरी करें, वो इनिंग को एंड तक लेके जाते हैं। और आपको पता है कि लाहौर कलंदर ने, अभी आपने कप्तानी की बात किया, तो लाहौर कलंदर ने राशिद खान को बड़ा लेट लेके आए हैं बॉलिंग करवाने के लिए, तब तक वो मलिक आउट हो गए थे जी। आप देखें कि उनका जो बेस्ट प्लेयर स्पिनर का था वो मलिक था जी, और जो उनका बेस्ट स्पिनर था वो लाहौर कलंदर का, उसने उनके बेस्ट प्लेयर को बॉलिंग नहीं की। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके शहनशाह अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पहले 2 ओवर अच्छे करके गए, फिर जो आपके वो सलमान मिर्जा बहुत अच्छे बॉलर, बड़ी जानदार जोर लगा के गो के उनको आखिरी ओवर में मार लगी है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा ख्याल है 4 ओवर में कुछ 35 रन दे के 2 विकेटें लिए, लेकिन वो बड़ी जान से और समझदारी से बॉलिंग कर रहे थे, स्लो का भी इस्तेमाल अच्छा कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है एक तो ज़रूरत नहीं पड़ी, और दूसरा ये था कि वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त जब यानी मिडल में राशिद खान को लेके आए तो बिल्कुल चौक कर देना, बैटिंग बिल्कुल चौक हो गया था, पकड़ लिया है। शुएब मलिक वैसे भी अगर आप देखा जाए उनकी हिस्ट्री है कि वो फास्ट बॉलर को स्ट्रगल करते हैं, फास्ट बॉलर को तो वो बिल्कुल ही वो
वो बैटिंग के लिए आता है तो टीम में फ़ौरन फास्ट बॉलर आके स्लिप खड़ी कर लेती है। हाँ हाँ यही है। तो आज भी देख लें उधर कैच भी उन्होंने पीछे कीपर को दे दिया। हाँ। और वो वीजे की भी होती है हालांकि। और मेरा ख्याल है इतने सीनियर मेंबर टीम में होंगे वो तो दोस्त जमा के भी कह सकते हैं भाई मैंने इस नंबर पे जाना है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी ने कहा होगा जी कि आप जाएं इस नंबर पे, उनकी अपनी। और दूसरा यहाँ पे हैदर अली के लिए भी ये टेस्ट केस है ये पीएसएल, क्योंकि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर हुए हैं डेब्यू के बाद से। और डेब्यू पे जो 50 की थी इन्होंने इंग्लैंड में, उसके बाद से कोई खातिर खा इनकी कोई इनिंग नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह करे ये टैलेंट वो उमर अकमल और अहमद शहजाद की तरह वाला टैलेंट ना साबित हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो इनको चाहिए कि ये चांस अपना पकड़े ये और भरपूर तरीके से इस पीएसएल को कैश करें। और मुश्किल हो जानी है उनके लिए अपनी जगह, जहाँ पे मुश्किल हो जानी है। अगर ये पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे, जैसा कि आपको पता है हमारी जो अवाम भी है और सिलेक्टर्स भी हैं और मीडिया भी, उनकी नज़र डोमेस्टिक पे बिल्कुल नहीं जाती, ना वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा मोहम्मद वसीम जो आए ये डोमेस्टिक में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी इन्होंने प्लेयर पिक किए। तो हैदर अली एक बार यहाँ से गायब हो गए फिर मुश्किल हो बड़ी मुश्किल हो जानी है। अच्छा, अहमद दानियाल की बात करते हैं। वो इमर्जिंग प्लेयर हैं लाहौर के और उन्होंने बस इतना बॉलिंग की है, लेकिन थोड़ी कहीं कहीं पे कुछ बॉल गेंदों में मजा आया है। लेकिन फिर वो जो वीक बॉल किया ना वो बहुत ही वो कचरा बॉल वो खैर इमर्जिंग प्लेयर है, नए प्लेयर हैं। तो इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास आप क्या समझते हैं कि लाहौर के पास जो है वो बेंच पे अगर आप देखा जाए तो कौन से प्लेयर हैं जो कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं? एक तो दिलबर और हारिस रऊफ है, मेरा ख्याल है वो जो हैं अपना जख्मी है, उन दोनों में से एक बंदा अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, वो मसला है कि इमर्जिंग खिलाना होता है ना। इमर्जिंग में मेरे ख्याल से इनके पास ये मुआज खान है बॉलर, लेकिन वो स्पिनर है। हाँ फिर लेग स्पिनर। हाँ क्योंकि अगर इनके राशिद खान 2-3 मैचों के बाद अगर चले जाते हैं, वो उनका टूर है मेरा ख्याल है, टेस्ट टूर है तो फॉरेन टूर है, वो चले जाते हैं तो फिर ऐसे हो सकता है इमर्जिंग की जगह एक बॉलर को अंदर ये लेके आए। ठीक है। और दानियाल अजीज को उस रेस्ट करवाएं, और या दानियाल अजीज की जगह ये अपना हारिस रऊफ को खिलाएं। लेकिन इन्हें इन 2-3 बॉलर्स के दरमियान ही ये कर सकते हैं कि ऑप्शन इनके पास लिमिटेड है। अच्छा, अब ये बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, ज़रा पेशावर की बैटिंग की भी बात करते हैं क्योंकि वो कोई नज़र नहीं आई, उसमें दमखम नहीं नज़र आया। तो आप ये बताएं कि इनके पास और ऑप्शन कौन सी है पेशावर के बाद बेंच पे रिजर्व प्लेयर में कौन से बैट्समैन इनके पास? ये बड़ी तशवीश की बात है, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं चेक कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनके पास रिजर्व में एक ही बैट्समैन जो है, एक टॉम कॉलर जो इंग्लैंड के बैट्समैन है। अच्छा। तो वो भी मेरा ख्याल है कोई इतने जाने माने को बैट्समैन नहीं है। इसके अलावा बेंच पे इनके पास बैट्समैन नहीं है। गो कि आप इनका बेंच देखें, उसमें एक शायद कोई बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग मोहम्मद इमरान। हाँ शायद वो हैं। तो बाकी तो मोहम्मद इरफान और सारे बॉलर हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने कैसी की सिलेक्शन की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इसका मतलब है कि ये अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ, वैसे भी इनकी पेशावर ज़ल्मी की हिस्ट्री रही है, बॉलिंग इनकी हमेशा से स्ट्रांग रहती है, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा से रहता है। बैटिंग भी गो के स्ट्रांग रही है, पता नहीं क्या वजह चोक कर जाते हैं या और बैटिंग असल में वो कामरान अकमल मेन इनका लिंक है। अगर तो वो ऊपर के नंबर पे कामरान अकमल चलेंगे जी तो ये स्कोर खड़ा करते रहेंगे और फिर बॉलिंग इनके पास होगी जो कि उसको डिफेंड कर सके। जी जी। लेकिन इसके साथ हैदर अली को चलना पड़ेगा, मलिक को डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा। हैदर अली का चलना टीम के लिए और उनके अपने लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक हो, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है एक बार रिवर्स गियर लग जाए तो बहुत लंबा चक्कर लगा के वापस आना। और आजकल जिस तरह ये पीएसएल है हर एक के नजर में आने के लिए, जिस तरह ये लाइमलाइट में आए हैं पीएसएल की वजह से, डोमेस्टिक का इतना लंबा इनका नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया था इन्होंने। तो ये कह रहे थे कि जी के पाकिस्तान को दूसरा बाबर आजम मिल गया है, बड़ा वो स्टाइलिश प्लेयर थे ये। लेकिन जबकि पीएसएल में आए हैं और पीएसएल से T20 के अंदर आ गए सीधा, तो वहाँ पे इन्होंने अपनी हिटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया और जो एक बेसिक जो क्रिकेटिंग शॉट्स होती हैं जो कि इनके पास हैं जो कि इनके पास हैं उन्होंने उनको पीछे डाल दिया। तो जो यहाँ से उसमें ये लैग कर रहे हैं। हाँ, बेसिक शॉट्स के लिए बाबर आजम को ही देख लें, बाबर आजम भी वो कुछ अलग नहीं करते, वो जो अपनी एक नेचुरल गेम है उसको खेलते हैं। अब आप देखें आपके सामने फील्डिंग लगी हुई है, आपको पता है कहाँ पे आप वीक हैं, बॉलर आपको बॉल भी वहीं पे कर रहा है, तो बजाय हिट मारने के सिंगल कर लें या एक अगर आपने हिट कर लिया गो कि आज तो पहली बॉल पे आउट हो गए, बॉल भी अच्छा पड़ा था और इनके पाँव भी जम गए थे, बिल्कुल वो हिले नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा टैलेंट है।
अपना आप ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि हमें जनाब वो जैसे मतलब कि आज हम रो रहे हैं अहमद शहजाद और वो जो उमर अकबर वगैरह, उन्होंने अपने आप को खुद ज़ाया किया। हमारी या पीसीबी की उनके साथ कोई दुश्मनी कोई नहीं है, या मिकी आर्थर की। तो आप परफॉर्म करोगे टीम में रहोगे, नहीं करोगे तो बिल्कुल सही बात। तो जी ये लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है अपने पीएसएल का, जो कि इनकी रवायत के बरअक्स है। तो लेकिन लाहौर कलंदर अब बस ये समझ आ रही है शायद कि लाहौर कलंदर जिस तरह की टीम इन्होंने सेलेक्ट भी की है, जो इनका कम्बिनेशन अब बन गया हुआ है पिछले 1-2 पीएसएल से। बेन डंक बड़े मेन करेक्टर हैं, बीच में हफीज़ बर्ड, फ़खर ज़मान जो है वो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा जाते जाते कि फ़खर ज़मान के पास भी मुझे लगता है कि ये एक आखिरी चांस है। अगर तो ये अपने आप को ये शो करना चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल मेयार पे अभी भी हैं और ये इंटरनेशनल, इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। बहुत बातें होती हैं जी कि बड़ा इम्प्रूव किया कर लिया, बड़ा इम्प्रूव कर लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आज बहुत ही रैश शॉट, वही टिपिकल हाँ जी। और आपने देखा होगा कि 2-3 बॉल जो राइट हैंडेड बॉलर इधर से आ रहा था उनको क्रॉस कर रहा था, बॉल बिल्कुल स्विंग नहीं हो रही थी, वो एक एंगल से बस बाहर निकाल रहा था और ये बार बार बीट हो रहे थे। और यही इनका मसला इंटरनेशनल कैरियर में है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये बिल्कुल अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल स्क्वाड से आगे ये बाहर थे ये लास्ट सीरीज में, तो मेरा ख्याल है इनके पास भी चांसेस बहुत कम है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो बाद की बात है। मेरा ख्याल है कि इसमें जो मौजूदा स्क्वाड है, ज़ीशान अशरफ आपके पास बाहर बैठे हुए हैं, हाँ वो कीपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन कीपर की जरूरत नहीं है क्योंकि कामरान अकमल हैं, तो वो आउटफील्डिंग में भी बहुत बेन डंक कर रहे हैं। तो उनमें से ये है कि बेन डंक भी जो है ये फील्डिंग कर लेते हैं आउटफील्ड में, और ज़ीशान अशरफ भी करते रहे हैं पिछले। और दूसरा एक और चीज़ ये है कि अब आपने अपनी टीम के अंदर तो अपने आप को करना है जी, आपने बेसिकली आप केस अपना बनाना है इंटरनेशनल अपनी टीम में वापसी का। और वहाँ पे आपके पास ओपनिंग में रिजवान जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं बाबर आजम के बाद। बाबर आजम तो एक ऐसा प्लेयर है ना ओपनिंग में कि वो तो अपनी जगह से नहीं हिलने वाले, दूसरी जगह रिजवान ने सीमेंट कर ली है। तो अगर आपने रिजर्व में भी अपने आप को शो करना है तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा इनके पास इनका जो केस है ना, वो मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूँगा कि अपना वो जो हैदर अली है उनसे भी ज़्यादा इनका केस जो है ना बिल्कुल कमज़ोर है इस मामले में। हैदर अली को शायद फिर भी 1-2 इनिंग्स की बेस पे फिर उनको चांस मिल सकता है, लेकिन इनके लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने वो जो आपने बात किया है जी कि एंगल पे एक बार निकलती हुई गेंद को बीट करते रह रहे हैं, आपने एक छोटी वीडियो भी देखी होगी नेट प्रैक्टिस की एक लाहौर के अंदर की आई थी, जिसमें हफीज़ इनको बता रहे थे कि जी के आप इसको वी के अंदर खेलो, अपने आप को वी के अंदर उस एंगल पे जाओ, 40 अपना स्ट्रेट वी के अंदर खेलने की तरफ जाओ। अगर आप टर्न करोगे अपनी डिस्क स्लो करके आप इसको मिड विकेट की तरफ जाओगे तो आप वो खड़ा कर दोगे। और वही चीज़ उसने हुआ है, क्योंकि ये यही इसी के अंदर लेकर है। खैर जी बात होती रहेगी पीएसएल के बारे में। ये था हमारा मैच 2 का रिव्यू, जो कि लाहौर कलंदर ने बड़ी आसानी के साथ जीत लिया और बड़ा अच्छा स्टार्ट किया पीएसएल का। पेशावर ज़ल्मी जाते जाते मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि जी कि वो पेशावर ज़ल्मी का सुना है कि जी कि आज सुबह मैच में आने से पहले उन्होंने थोड़ी सी कोई डिले कर दिया, कह रहे थे जी के वो सुनने में ये आया था कि ये जो इनके कोच हैं अपना डेरन समी, जी इतलात ये आ रही हैं कि वो और वहाब रियाज कैप्टन ये जावेद अफरीदी साहब से मिलने गए थे टीम ओनर से फेस टू फेस। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी सहूलियात मौजूद हैं, स्काइप, ईमो, व्हाट्सएप, आप उस पर भी मीटिंग कर सकते हैं। तो ये उनसे मिलने गए थे 1-on-1, तो उसकी वजह से इन्होंने जो बायो बबल की वो खिलाफ वर्जी उसका ब्रीच किया है, तो उसकी वजह से इनको मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन मजीद रहना था। लेकिन सुनने में ये आया है कि आज इन्होंने वो कोई थ्रेट किया है कि जी हम बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे। तो आपको पता है इस मामले में हमारी पीसीबी जो है वो काफ़ी ब्लैकमेल हो जाती है छोटे छोटे प्लेयर से भी। तो ये तो बड़ी लीग है और जावेद अफरीदी साहब है बहुत बड़े यानी कि एक नाम है। तो इतलात ये आ रही हैं, बाकी अल्लाह जाने, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सबके लिए अगर रूल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और वहाब रियाज की मेरा ख्याल है वही चीज उनके जहन में चल रही होगी, परफॉर्मेंस भी नहीं हुई यार। उसमें जो पीसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है वही आई है जी कि उन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर जी 2 नेगेटिव टेस्ट जो है वो करवा के शो किए हैं, जिसकी उसकी वजह से उन्होंने प्ली किया है कि भाई हमें जो है ये इस पर इजाज़त दी जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है जो कि पीसीबी ने अब सेट कर दिया है, क्योंकि अब एक
टीम के किसी प्लेयर ने जो ब्रीच किया है, कल को कोई और भी यही करके यही ये दो टेस्ट करवा के टेस्ट मैं आ और मैं फिर आ गया। तो इसमें फिर बायोबबल की तो जो बेसिक जो एक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी वो तो उसका खत्म हो जानी खत्म है। हो गया। फिर तो हर कोई जो है वो 2 टेस्ट करवा के फिरता फिरेगा। खैर जी, पीसीबी को चाहिए ज़रा होश के नाउन ले और चलते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह तीसरे रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।